प्राचीन भारत में एकता अनेकता में एकता। ठीक है। इसका मतलब क्या है, उसको समझते हैं। मतलब अलग अलग धर्म के, अलग जाति के, अलग संस्कृति, यहाँ का कल्चर अलग है ना। सब क्या है, एक हो गए मिलकर, मतलब भारत के अंदर। ठीक है। प्राचीन भारत एक अत्यंत विविध देश है, मतलब कि एंशियंट इंडिया वाज अ वेरी डाइवर्स कंट्री विथ अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट रेसेस, लैंग्वेजेस, रिलीजन्स एंड कल्चर। डिस्पाइट द डाइवर्सिटी देयर वाज अ सेंस ऑफ यूनिटी इन इंडिया। ठीक है। प्राचीन भारत एक अत्यंत विविध देश था जिसमें विभिन्न जातियाँ, भाषाएं, धर्म और संस्कृतियों का संगम है। ये विविधता के बावजूद भारत में एकता की भावना भी मौजूद है। ठीक है। तब भी अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा के होने के बाद भी वो लोग क्या कहते हैं, हम कहाँ क्या है, भारतीय। इनका ही शुरुआत कहाँ से होती है, हम देखेंगे प्राचीन भारत में ही। ठीक है। विविधता का संगम, कॉन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है। एंशिएंट इंडिया वाज होम टू मैनी रेसिस सच एज प्रोटो आर्यंस, इंडो आर्यंस, ग्रीक्स, सक्स, Huns and Turks. All these races contributed to the development of Indian social system, crafts, crafts, architecture and literature. आर्य, हिंद, हिंद, प्राक आर्य, ठीक है, यूनानी हो गए, शक हो गए, हूण हो गए, तुर्क हो गए, ये सारे इन्होंने अपने भारत को क्या बनाया, इन्होंने भारत को उन्होंने अपना एक घर बनाया। इन सब भी प्रजातियों ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था, शिल्पकला, वास्तुकला और साहित्य में विकास में योगदान दिया। ठीक है। जब तुर्क आएंगे तो उन्होंने अलग शैली आएगी। ठीक है। अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके आएंगे। फारसी भाषा का विकास होगा। ठीक है। उर्दू उर्दू में क्या कहते हैं, बहुत ही उर्दू की नींव पड़ेगी। ठीक है। साथ साथ वास्तुकला, वो अपने अपने साथ जो भवन निर्माण की अलग शैली लेके आएंगे। समाज, इनकी सामाजिक व्यवस्था जो होगी वहाँ की, मुस्लिम धर्म का आगमन होगा भारत के अंदर बड़े स्तर पर। ठीक है। तो जब आप यूनानी लोग आएंगे तो ये यूनानी विशेषता जो होंगी, यूनानी संस्कृति जो होगी, यूनानी कल्चर जो होगा वो भारत के अंदर लेके आएंगे, और भारत में क्या वो जाके मिल जाएगा। ठीक है। तो भारत क्या हो गया, विविधता का एक संगम हो चुका है। सांस्कृतिक सम्मिश्रण, कल्चरल ब्लेंड, द म्यूचुअल ब्लेंडिंग एंड इन्फ्लुएंसेस ऑफ डिफरेंट religion and cultures took place in such a way that even though people spoke different languages, followed different religion and followed different social customs, everyone had a common way of life throughout the country. विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के पारस्परिक सम्मिश्रण और प्रति प्रभाव इस प्रकार हुआ कि लोग भले ही विभिन्न भाषाएं बोलते हो, विभिन्न धर्मों के मानते हो, विभिन्न विभिन्न सामाजिक रीति रिवाजों को से अपने आप को चलाते हो, पर सारे देश की सभी एक सामान्य जीवन पद्धति है। अगर देखा जाए तो भारतीय जीवन पद्धति है ना, भारतीय लोगों की जीवन पद्धति एक जैसी होती है ना, रहना खाना इनका। ठीक है ना। आप बोलोगे भारतीय, अगर आपने भारतीय नाम लिया, ये नहीं बोलो मुस्लिम है, आप बोलोगे भारतीय। या फिर ये बोलोगे कि क्या वो क्या है, हिंदू है, क्या बोलोगे भारतीय। तो भारत के बारे में सोचते हमारे दिमाग में एक छवि प्रस्तुत हो जाती है। समझ में आ गया, नहीं आ गया। नॉर्थ साउथ डाइवर्सिटी, दक्षिण उत्तर दक्षिण एकता। प्राचीन भारत संस्कृति की विलक्षणता यह रही है कि इसमें उत्तर और दक्षिण के तथा पूर्व पश्चिम के सांस्कृतिक उपादान समेकित हुए। आर्य सांस्कृतिक उपादान उत्तर के वैदिक और संस्कृत मूलक संस्कृति के अंग थे, और प्राग के आर्य जातीय उपादान दक्षिण की द्रविड़ और तमिल संस्कृति से आए हैं। ठीक है। तो यूनिकनेस ऑफ द इंडियन कल्चर हैज बीन दैट अ कल्चरल एलिमेंट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ एंड ईस्ट एंड वेस्ट have been integrated in it. Aryan cultural elements are part of Vedic and Sanskrit culture of the north, while the pre-Aryan ethnic elements have been from Dravidian and Tamil culture in the south. अगर आपने देखा हो कि जो प्री आर्यन एलिमेंट्स थे वो कहाँ मिलेंगे आपको, दक्षिण भारत में, द्रविड़ कल्चर में, तमिल संस्कृति के अंदर। अगर वही अगर देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया में किस किस कौन से एलिमेंट्स मिलते हैं आपको, ये मिलते हैं आपको आर्यन एलिमेंट्स। इसमें आर्य लोगों की, आर्य लोग क्या करते हैं, यज्ञ करा करते थे, देवी देवताओं को पूजा करा करते थे। ठीक है। तो उत्तर भारत में आर्य संस्कृति विकसित हुई में अगर आप देखा जाए, और दक्षिण भारत में कौन सी प्राक आर्य जातियों का विकास हुआ, जिसमें तमिल संस्कृति और द्रविड़ संस्कृतियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा इनमें। ठीक है। इसका इस प्रकार प्राचीन भारत में अनेकता में एकता का अनूठा उदाहरण है, देखने को मिलता है। विभिन्नता के बावजूद भारत में एक साझा संस्कृति पहचान विकसित हुई, जो देश की एकता को मजबूत रख करती है। ये एकता की भावना आज भी भारत की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दस द यूनिक एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन सीन इन इन इंडिया, डिस्पाइट डाइवर्सिटी a common culture identified developed in India which strengthens the unity of the country. दिस फीलिंग ऑफ यूनिटी इज स्टिल एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज आइडेंटिटी। मतलब कि भारत को हम भारत के नाम से जानते हैं, किसी धर्म विशेष, जाति विशेष, लैंग्वेज के नाम से नहीं जानते। ठीक है।
प्राचीन भारत में अनेकता में एकता का मिश्रण उदाहरण क्या है इसमें? सबसे क्या है? विविधता का संगम है भारत। पहले पता है क्या भाषाई विविधता आएगी इसके अंदर। कौन सी भाषा आएगी? लैंग्वेज डाइवर्सिटी। ठीक है, इसमें आपका द्रविड़, आर्य, मुंडा, अन्य भाषा परिवार की भाषाई आते हैं, जो इनसे संबंधित भाषाएं होंगी। ठीक है। लैंग्वेज ऑफ ड्रवेनियन, आर्यन, मुंडा एंड अदर लैंग्वेज फेमिलियर वर स्पोकन इन एंशिएंट इंडिया। मतलब कि जब आप कोई सी भारत के अंदर जो भी भाषा बोली जाती है, तो आप उनकी नींव जो होगी वो इन भाषाओं के अंदर दे सकते हो। इनकी शुरुआत कहाँ से होगी? इन्हीं भाषाओं से। ठीक है, इसमें मुंडा होगी आपकी, द्रविड़ भाषा होगी आपकी, मुंडा होगी, या फिर आर्य भाषा होगी। ठीक है। धार्मिक विविधता आपको पता है, रिलीजियस डाइवर्सिटी भारत के अंदर है। अलोंग द हिंदुज्म, जैन, बुद्धिज्म एंड द अदर रिलीजियस वर आल्सो प्रिवेलेंट। हिंदू धर्म के साथ साथ भारत में जैन, बौद्ध और अन्य धर्म भी प्रचलित थे। ठीक है, एंशिएंट भारत की मैं बात कर रहा हूँ, एंशिएंट इंडिया की बात कर रहा हूँ। सांस्कृतिक विविधता, ठीक है, कल्चरल डाइवर्सिटी, डिफरेंट कल्चर ट्रेडिशंस, कस्ट्यूम्स एंड आर्ट्स डेवलप्ड इन डिफरेंट रीजन। मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संस्कृतियाँ, आपसी आदान प्रदान, अलग अलग संस्कृतियाँ थी वहाँ पे। इनके अपने अपने रीति रिवाज थे। ठीक है, अलग अलग कलाएँ थी। ठीक, घर बनाने के तरीके या रहने के तरीके, कपड़े पहनने के तरीके, इनके सबके अलग अलग क्या थी? अलग अलग थी, लेकिन तभी भारत क्या था? एक था। ठीक है। सांस्कृतिक उपादान, सांस्कृतिक उपादान का समझते आप समझते एकता का सूत्र, फ्लुएंट्स ऑफ यूनिटी। मतलब कि अगर भारत को देखा जाए एक एकता के रूप में, तो उसमें बहुत सारे क्या कहते हैं, एकता के सूत्रों को बांधने वाले बहुत सारे एलिमेंट्स भी थे। मतलब कि यूनिटी को बनाए रखने वाले बहुत सारे एलिमेंट भी थे। कैसे यूनिटी स्थापित हुई भारत के अंदर? ठीक है, इसको बोलते हैं सबसे पहले आपका है सांस्कृतिक आदान प्रदान। ठीक है, कल्चरल एक्सचेंजेस, विभिन्न संस्कृतियों के बीच में आपसी आदान प्रदान का प्रभाव हुआ। उदाहरण के लिए द्रविड़ और आर्य भाषाओं की कई शब्दों का आदान प्रदान हुआ। ठीक है, देयर वाज अ म्यूचुअल एक्सचेंजेस एंड इन्फ्लुएंस बिटवीन डिफरेंट कल्चर। फॉर एग्जाम्पल, मैनी वर्ड्स वर एक्सचेंज्ड बिटवीन द्रविडियन एंड आर्यन लैंग्वेज। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब द्रविड़ लोग, दक्षिण भारत के लोग जब भारत के उत्तर भारत में गए, उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत में आए, तो इनके बीच में बहुत सारे शब्द थे। तो ये लोग उनसे बात करने के लिए अपनी भाषा में यूज़ करते थे। और क्या कहते हैं, और ये अ, अपनी भाषा में यूज़ करा करते थे शब्दों को या भाषा। तो बहुत सारे शब्दों का क्या हुआ? आदान प्रदान हुआ। लैंग्वेजेस ऑफ वर्ड्स जो आज भी इन भाषाओं में दिखते हैं। ठीक है। धार्मिक सहिष्णुता, विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ रहते थे और एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते थे। जैसे कि बौद्ध धर्म, आप अगर छठी शताब्दी ईसा पूर्व में देखो, तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म के साथ साथ अन्य धर्म, ये धर्म सारे के सारे अस्तित्व में थे। रिलीजियस, ठीक है, टॉलरेंस को टॉलरेंस बोलेंगे जिसको। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस लिव्ड टुगेदर एंड रिस्पेक्टेड ईच अदर रिलीजन। अगर आप देखो, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया आपका, जैन जैन धर्म से ज़्यादा संबंध था। वहीं अशोक बौद्ध धर्म के ज़्यादा से पास हो गया एंड में जाके। ठीक है। तो ये लोग, राजा का धर्म कोई भी हो, तो उसके जो देश था या फिर उसकी जो प्रजा थी, वो बहुत से धर्मों को मानने वाली होती थी। तो राजा उसमें ज़्यादा अपना हस्तक्षेप नहीं करा करता था। ठीक है, जिसमें आपका एग्जाम्पल लिया होगा चंद्रगुप्त मौर्य का। सामाजिक जीवन, भले ही विभिन्न समूह में के रहन सहन की रीति रिवाज अलग अलग थे, लेकिन इनके जीवन की कई समानताएं भी थी। सोशल लाइफ, इन दो द लाइफ स्टाइल एंड कस्टम ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स बट डिफरेंट, देयर आर मैनी सिमिलैरिटी इन देयर लाइफ टू। मतलब कि चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इनमें कह सकते हैं इनका धर्म अलग है, लेकिन में बहुत सारी समानता भी होंगी। खाने का तरीका, जैसे बोलने का तरीका हो गया भारत, है ना, और सोचने का तरीका, है ना। तो इन सब की में इनकी भी क्या है, सामाजिक क्या थी आपकी, एकता भी थी। रा- एकता के कारण क्या थे? तो सबसे पहले आप कहते हैं ये भारत में इतनी बड़ी एकता स्थापित हो क्यों पाई? हम क्यों बोलते हैं भारतीय, ये क्यों नहीं बोलते ये मुस्लिम देश है, हिंदू देश है? हम बोलते हैं भारत। ठीक है, उसको समझते हैं। भौगोलिक एकता, हिमालय और समुद्र ने भारत को प्राकृतिक सीमा प्रदान की। वहीं ऊपर उत्तर में अगर आपने देखा हो, तो भारत क्या है, वो किससे किससे बना हुआ है आपका, बना हुआ है आपका उससे, हिमालय से। ठीक है, वही आपका जो प्रायद्वीप भारत है, निचले का भाग है जो, वो किससे, तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसने देश, विभिन्न देशों से या फिर विभिन्न संस्कृतियों से भारत को अलग कर दिया, जिससे क्या हुआ, भारत में एक अपनी संस्कृति का उद्भव हुआ। जियोग्राफिकल यूनिटी, द हिमालयस एंड सी प्रोवाइडेड इंडिया विद द नेचुरल बाउंड्रीज। ठीक है। अब समझते हैं सांस्कृतिक एकता। क्या समझते हैं हम? सांस्कृतिक एकता, वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों ने भारतीयों को एक सूत्र में बांधा। जैसे कि बहुत सारे ग्रंथ जो थे, बहुत सारे लोग उत्तर के लोग भारत दक्षिण में जाते, दक्षिण के लोग उत्तर में गए। ठीक है, तो उत्तर के साहित्य हो गया, जो आपके कल्चर और लिटरेचर हो गया, वो ऊपर से नीचे लेके गए और नीचे से ऊपर लेके, इनके बीच में इससे क्या हुआ, दक्षिण में भी बहुत सारी रामायण पढ़ी जाती थी, जिसको बोलते थे कंबन की रामायण, बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसको पढ़ा हो तो, है ना।
तो भारत में क्या हुआ, एक रामायण उत्तर में बोली जा रही है, वहीं एक रामायण दक्षिण में बोली जा रही है। ठीक है, दोनों का जो स्टोरी लाइन है वो क्या है, सेम है, लेकिन दोनों की लैंग्वेज क्या होगी, अलग अलग होगी। समझ में आया नहीं आया? आर्थिक एकता, इससे क्या हुआ, इससे एकता स्थापित हुई पूरे भारत के अंदर। ठीक है, आर्थिक एकता, व्यापार और वाणिज्य ने विभिन्न देशों के लोगों को आपस में जोड़ा। उत्तर भारतीय लोग उत्तर में, दक्षिण के ऊपर में, पूरब के पश्चिम में, पश्चिम से पूर्व, क्या चलता था, लोगों के बीच में व्यापार चला करता। इससे क्या हुआ, लोगों के बीच में एकता स्थापित हुई। निष्कर्ष, कंक्लूजन का निकलता है, प्राचीन भारत में एकता का एक अनूठा उदाहरण देखने को मिलता है। ठीक है, विभिन्नता के बावजूद भारत में एक साझा संस्कृति व पहचान विकसित हुई, जो देश की एकता को मजबूत करती है। यह एकता की भावना आज भी भारत की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। Ancient, Ancient India is a unique example of unity in diversity. Despite diversity, a common cultural identity developed in India, which strengthened the unity of country. This sense of unity is an important part of India's identity even today. अब समझते हैं भारत में अतीत की प्रासंगिकता। ठीक है, ये विस्तृत विश्लेषण। अब हिस्ट्री को पढ़ रहे हो, उसकी रिलेवेंसी क्या है, उसको क्यों पढ़ना चाहिए, क्या कारण है कि आपको हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए, इससे क्या हमें समझ मिलती है, समझे? सबसे पहले अतीत से सीखना, लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, द स्टडी ऑफ पास्ट गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स एंड अवॉइड रिपीटिंग देम इन फ्यूचर। जब हम अपने इतिहास को पढ़ते हो तो हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है, हम अपनी गलतियों को जो हमने दोहराई, देखो मानव को भी से पता है, गलतियाँ तो करेगा, तो उसको रोक नहीं सकता, लेकिन उस गलती को से वो दोहराए ना, ये मूर्खता होती है। ठीक है, तो इसको दोबारा दोहराए ना। ठीक है, तो इतिहास को समझना कि आपने, इतिहास का मतलब क्या, जब घटनाओं को देखते हो, पिछले दशक में बैठी है, पिछले कुछ हजारों सालों पहले जो घटनाओं को देखते हो, साहित्य के माध्यम से, चाहे आप पुरातात्विक चीज़ों के माध्यम से, चाहे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज की मदद से या लिटरेरी सोर्सेज की मदद से, तो आपके दिमाग में एक समझ विकसित होती है। ठीक है ना, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है किसी भी किसी चीज़ को लेकर। ठीक है, तो आप समझते हो कि आप पता चलता है कि हमने, हाँ, इस इंसान ने कहाँ गलती करी होगी, शायद अगर भविष्य में अगर हमसे ऐसी कोई स्थिति आती है तो हम ये गलती दोहराए ना। समझ आ गया मैं कहना यही चाहता था। सांस्कृतिक पहचान, कल्चरल आइडेंटिटी, द पास्ट कनेक्टेड टू अस, connects us to our cultural identity and makes us aware of our roots. अतीत हमें अपनी सांस्कृतिक पहचान से जोड़ता है और हमें अपने जड़ों से अवगत कराता है। जैसे अगर आप देखो, भारत जब साम्राज्यवादी लेखक जो थे, ठीक है, उन्होंने लेखन जो कार्य किया, जो आपके इम्पेरियलिस्टिक अप्रोच, इम्पेरियलिस्टिक जो हिस्टोरियंस थे, जिन्होंने हिस्ट्री राइटिंग करी भारत को लेकर, वो भारत की छवि का उनको विकृत करने का प्रयास करा, जो भारत जैसा नहीं था उसको, भारत को उस तरीके से पेश करने की कोशिश करी इतिहास के अंदर, जो उन्होंने इतिहास लिखा। ठीक है, बस फिर राष्ट्रवादी आते हैं, राष्ट्रवादी इनका क्या करते हैं, खंडन करते हैं, जो आपने बोला कि ये बात सही नहीं है, भारत पिछड़ा हुआ नहीं है, भारत की सांस्कृतिक विविधता अति विरासत है, भारत में राजा थे, अच्छे राजा भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं, बुरे राजा भी हुए हैं। ठीक है, जिनने समाज में बहुत योगदान भी दिया। भारत एक पूर्णतः अराजक या फिर सामंतवादी देश नहीं था, पूरी तरीके से फ्यूडल सिस्टम को फॉलो नहीं करता था, भारत के अंदर भी गणतंत्र या रिपब्लिक सिस्टम था। आज जब आप महाजन काल या महाजन पद को समझोगे तब ये चीज़ें आपको समझ आएंगी। तो किसने विरोध किया, जब आप पढ़ते हैं, आपका हिस्टोरियंस होते हैं जो इम्पेरियलिस्टिक
हिस्टोरियन राइटर्स जो थे, हिस्ट्री राइटर्स जो थे, उन्होंने उनका विरोध करके उन्होंने ये आपके नेशनलिस्ट जो राइटर आएंगे, जो आपके राष्ट्रवादी जो राइटर्स आएंगे, लेखक जाएंगे, ठीक है। जब वो इतिहास लिखेंगे तो इनकी गलतियों को वो बताएंगे कि जो तुमने इतिहास लिखा वो सही नहीं है, उसमें आपको चेंजेस लाने चाहिए। कौन? राष्ट्रवादी लेखक बोलेंगे, नेशनलिस्ट राइटर जो हिस्ट्री हिस्टोरियन हिस्ट्री राइटर जो लिखेंगे, ठीक है। समस्याओं का समाधान, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, द स्टडी ऑफ द पास्ट कैन हेल्प अस फाइंड सॉल्यूशन इन द प्रॉब्लम ऑफ द प्रेजेंट। जब आप अतीत के अध्ययन से हमें वर्तमान की समस्याओं के समाधान ढूंढने में मदद मिलती है, ठीक है। अब अतीत के प्रति हमें कुछ गलत धारणाएं भी, मिसकंसेप्शन अबाउट द पास्ट। अतीत को आदर्श बनाना, कुछ लोग जीवन को आदर्श मानते हैं, कुछ लोग अतीत को आदर्श मानते हैं और वर्तमान को खराब मानते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो हमारा पिछली लोग थे, पिछली व्यवस्था थी ना, वो सही थी, लेकिन वर्तमान जो चीज़ चल रही है वो सही नहीं है। समय के साथ हर चीज़ में बदलाव आता है, उस बदलाव को हमें क्या करना चाहिए? हम उस बदलाव को हमें अब एक्सेप्ट करना चाहिए। अतीत को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं? आइडियलाइजिंग द पास्ट, सम पीपल आइडियलाइज द पास्ट एंड कंसिडर द पास्ट प्रेजेंट टू बी बैड। ये हो गया अटेम्प्ट टू रिस्टोर द पास्ट, सम पीपल ट्राई टू रिस्टोर द सोशल ऑर्डर ऑफ द पास्ट विच इज ऑफन अनरियलिस्टिक एंड हार्मफुल। कुछ लोग ये बोलते हैं कि जो अतीत की सामाजिक व्यवस्था थी वो सही थी, उसको दोबारा लाया जाए, जो अक्सर जो अवास्तविक है और हानिकारक भी हो सकती है। देखो बहुत सारी जो पुरानी अतीत में चीज़ें थी, उनको अगर आपने हूबहू लागू कर दिया, दिक्कत आएगी समाज के लिए। जैसे कि पुराने टाइम पे सती प्रथा थी, ठीक है, बाल विवाह था, ठीक है। तो अगर इनको लागू कर दिया, अगर सामाजिक पुरानी जो सोशल सिस्टम को अगर प्रेजेंट पे लागू करना चाहते हो, हिस्टोरियंस हिस्ट्री पढ़ने के बाद जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी लोग होते हैं, तो उससे क्या बहुत सारी समस्याएं भी आएंगी। जो जो गलत चीज़ें थी इतिहास की, वो भी क्या हो जाएंगी, वो भी हमारे साथ में आ जाएंगी, जो वर्तमान में बहुत बड़ी समस्या का एक कारण हो सकता है, ठीक है। चैलेंजेस ऑफ स्टडिंग द पास्ट, अतीत के अध्ययन की चुनौतियाँ। सबसे पहले क्या होता है, जब हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं, हिस्टोरी चाहे हिस्टोरियंस हो गए, जब हम हिस्ट्री पर, तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है, वो समझते हैं। प्रिजुडाइसिस, पूर्वाग्रह, prejudices. There are often prejudices about the past which prevent us from seeing the true picture. अतीत के बारे में अक्सर पूर्वाग्रह होते हैं जो हमें सही तस्वीर देखने से रोकते हैं। जैसे मैंने बोला कि एक इंसान था, अ, वो खराब है, और अगर आप उसका इतिहास पढ़ो तो ऐसी बात नहीं हमेशा खराब रहा हो, ठीक है। अगर उसकी जीवनी पढ़ो, जब उसके बारे में कर किए गए कामों को देखो, मैं उन कामों में क्या ढूंढूंगा? हमेशा बुराई ढूंढूंगा, ठीक है। कभी कभार कोई इंसान जो होता है पूर्वाग्रह, या मतलब पूर्वाग्रह मतलब उसकी उसी कोई भी फैक्ट पढ़ रहा है, कोई भी वस्तु के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ रहा है, तो उसके बीच में उसकी पूरी सी पहले से कुछ धारणा हो सकती है, आइडियोलॉजी हो सकती है उसको समझने के लिए। तो वही आइडियोलॉजी है या समझ बोल सकते हैं आप उसको, वो क्या करती है, उसको वो सीखने से क्या करती है, रुकावट डालती है, ठीक है। अपूर्ण जानकारी, अतीत के बारे में हमारी अपूर्ण जानकारी, हमारी जानकारी हमेशा पूर्ण ना ही होती है। मतलब कि अगर हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो पूर्ण तरीके से उसको रिकंस्ट्रक्ट कर नहीं सकते हैं, ठीक, अच्छी तरीके से समझ सकते नहीं हैं, हमेशा इनकम्प्लीट ही रहती है हमेशा। अतीत की व्याख्या, अतीत की घटनाओं की व्याख्या करने के विभिन्न तरीके हो सकते हैं, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ पास्ट, देयर कैन बी डिफरेंट वे टू एक्सप्लेन पास्ट इवेंट्स, ठीक है। जैसे कि मतलब विभिन्न आइडियोलॉजीज थी आपकी, इंपरियलिस्टिक आइडियोलॉजी होगी आपकी, चाहे मैं बात करूँ किसकी बात करूँ, चाहे मैं आपकी नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी होगी आपकी, चाहे मैं मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी बोलूँ मैं, अगर, ठीक है। तो अलग अलग आइडियोलॉजी होती है, तो वो अपने सबसे चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। अतीत का अध्ययन हमें क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है? सामाजिक समस्या को समझ, अंडरस्टैंडिंग द सोशल प्रॉब्लम्स। अतीत का अध्ययन हमें जातिवाद, लिंग भेदभाव और अन्य सामाजिक समस्याओं की जड़ों को समझने में मदद करता है। स्टडिंग द पास्ट हेल्प अस अंडरस्टैंड द रूट्स ऑफ कास्टिज्म, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड अदर सोशल प्रॉब्लम। जब हम एक समझते हैं भारत के अंदर जो भारतीय समाज जो बोला जाता है, इंडियन जो कल्चर सिस्टम, सोशल सोसाइटी क्या मानी जाती है, एक तरीके से क्या है, ये है आपकी पितृसत्तात्मक समाज। तो पितृसत्तात्मक समाज का कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि ये इसकी जड़ें कहाँ से होती है, ये आपकी पड़ती है कहाँ पे, एंशिएंट इंडिया में। जब कास्ट सिस्टम चालू हुआ, जब आप जाति या फिर वर्ण व्यवस्था शुरू हुई, उसमें आपको छुआछूत की जो भावना पैदा होती है, जिसमें क्या कहते हैं
अनटचेबिलिटी की जो कंसेप्ट आता है वो कहाँ से आता है आपका एंशिएंट इंडिया में, जब जैसे जैसे ही वर्ण व्यवस्था या कहते हैं वर्ण वर्ण सिस्टम को लागू किया जाता है, आता है भारत के अंदर वैदिक काल से। ठीक है, इसका भी विकास हो, पहले ये कर्म पर आधारित थी, फिर ये धर्म पर कार्य पर आधारित होने लगी, वो जन्म पे आधारित होने लगी, फिर बाद में जाके ये वर्ण व्यवस्था सामाजिक इनने क्या करा, सोशल डिवाइड क्रिएट करा पूरे समाज के अंदर, मतलब कि सामाजिक वर्गीकरण पैदा करा, जिससे क्या हुआ, लोगों के बीच में क्या हुआ, असमानता पैदा हुई, और लोग छुआछात या फिर अनटचेबिलिटी, इसका कंसेप्ट क्या हुआ, भारत के अंदर विकसित हुआ। ठीक है, अगर जब इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि कहाँ इनकी जड़ें कहाँ पर है, भारतीय भारतीय प्राचीन इतिहास के अंदर, इंडियन इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, राष्ट्रीय एकता, अतीत के अध्ययन से हमें राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में मदद मिलती है। अंडरस्टैंडिंग द सोशल, ठीक है, ठीक है, मतलब नेशनल यूनिटी। देखो मैं आप कहने का मतलब यहाँ पर ये है, मैं लिखा नहीं है मैंने इसको, लेकिन आपको मैं समझा देता हूँ क्या कहना चाहता है। ठीक है, नेशनल यूनिटी मतलब कि देखो, जब आप भारतीय लोग जब भारत में आए, जैसे जब गांधी जी आए तो उन्होंने अपनी क्या कहते हैं, अगर एक दौर आया था भारत के अंदर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जिसमें भारत की सांस्कृतिक विरासत को समझाने का प्रयास करा कि उन्होंने, राष्ट्रवादियों ने, उन्होंने बताया कि अंग्रेजों ने जिस तरीके से जो विकृत करने का प्रयास करा है अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास को, जो बताया कि हमारा इतिहास ऐसा था, यहाँ पे शुरू लोग जितने भी राजा थे, अराजकता फैली हुई थी यहाँ पे, है ना, एक सिस्टम अच्छा था, यहाँ का राजा ढंग का नहीं था, यहाँ पे फ्यूडलिज्म था। ठीक है, तो जितने भी मिसकंसेप्शन थे, ठीक है, उनको दूर करा कि इन्होंने नेशनलिस्ट जितने राइटर्स जो थे या फिर जो हिस्टोरियंस थे, उन्होंने इतिहास को पढ़ा, फिर उन्होंने लिखा। ठीक है, जितनी भी गलत धारणाएं थी उनको, जिससे क्या हुआ, राष्ट्रीय एकता को बल मिला। ठीक है, राष्ट्रीय एकता का बल तब मिल सकता है जब आप अपनी सांस्कृतिक विरासत का मतलब कि आपकी कल्चरल हेरिटेज को बढ़ाओ। ठीक है, उसको दिखाओ कि हाँ हम आपसे पीछे नहीं थे, हमारा भी एक इतिहास रहा है, संस्कृति रही है, जो बहुत ही अनूठी रही है। ठीक है, तो जब ठीक है, यही था कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या हो गया आपका? Study of past help us to understand the present better and shape in future. We should learn from the negative aspect of the past while adopting in positive aspect. We should not idolize the past but draw inspiration from it. अतीत के अध्ययन हमें वर्तमान के बेहतर ढंग से समझने और भविष्य को आकार देने में मदद करता है। हमें अतीत के सकारात्मक पहलुओं को अपनाते हुए इसके नकारात्मक पहलुओं से सीखना चाहिए। हमें अतीत के को आदर्श नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इससे प्रेरणा लेनी ही चाहिए। कौन बोलते हैं ये, किनके शब्द है ये? है आपके शब्द रोमिला थापर जी के। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पढ़ी हुई ये बुक, तो मैं बता सकता हूँ। ठीक है, स्टडी ऑफ पास्ट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट बेटर एंड शेप ऑफ फ्यूचर ऑफ द फ्यूचर। We should learn from the negative aspect of the past while adopting its positive aspect. We should not idolize the past but draw inspiration from it. ठीक है, अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके कुछ जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे। ठीक है, जो आपके लिए मेंस के लिए, फिर आपके कुछ जब पेपर के अगर आपने जीआरएफ का सिलेबस देखा हो तो उसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है, उसके लिए तो उसमें इनके उनमें बहुत बड़ा योगदान होता है इन क्वेश्चंस का। ठीक है, उनको समझेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।